14वीं का चांद हो या आफताब हो। इस गाने के बनने में मोहम्मद रफ़ी साहब वो शर्त हार गए थे जिसने उन्हें और भी मशहूर कर दिया। जाने माने निर्माता निर्देशक गुरुदत्त इस गाने के बनने के दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब से थोड़े खफा भी हो गए थे। अपनी सफाई में मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो तर्क दिया उसके जवाब में गुरुदत्त ने कहा था कि मेरी फिल्म का गाना ज़्यादा बेहतर है। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आखिर में गुरुदत्त की बात ही सही साबित हुई। क्या था इन दोनों महान हस्तियों के बीच का ये विवाद और मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी गलती क्यों कबूल करनी पड़ी, हम आपको इस खास पेशकश में यही बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। गुरुदत्त फिल्मी व्याकरण के महारथी थे। वो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही बेहतरीन फोटोग्राफर और निर्देशक भी थे। संगीत की भी उनको गजब की समझ थी। वो अपने जीवन काल में ही महान फिल्मकार का खिताब पा चुके थे। अगर मिल भी जाए तो क्या है। ऐसे में तमाम कलाकार पहले उनके साथ काम करना पसंद करते थे, किसी और का नंबर बाद में आता था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बॉलीवुड के इस महान फिल्मकार को लंबा इंतज़ार कराया। इससे गुरुदत्त चिढ़ तो गए, लेकिन वो भी प्रोफेशनल थे और अच्छे से जानते थे कि उनके गाने के साथ इंसाफ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं। तो उन्होंने इस मामले में अपना ईगो बीच में आड़े नहीं आने दिया। पे है जैसे कांधों पे दिल झुके हुए। गुरुदत्त ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में जो शाहकार दिए वो फिल्मों की बारीकियों को जानने वालों के लिए आज भी एक किताब जैसी है। गुरुदत्त की मशहूर फिल्मों में देवानंद की बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, सीआईडी, सैलाब, कागज के फूल, साहेब बीवी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी कई बेमिसाल फिल्में शामिल थीं। उनकी फिल्में आज भी उनकी फोटोग्राफी के कारण याद की जाती हैं। लेकिन 1960 आते आते उन्होंने तय किया कि वो अब फिल्म निर्देशन नहीं करेंगे। वानी भटकती है बदकार बनकर, प्यार होता है व्यापार बनकर। इसी दौरान उनके दोस्त और फिल्मी दुनिया में उनकी खोज जॉनी वॉकर उनसे आकर मिले और कहा कि एम सादिक एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें आपकी मदद चाहिए। जब एम सादिक ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो गुरुदत्त बोले, ये कहानी बहुत अच्छी है, तुम इसे मेरे बैनर तले क्यों नहीं बनाते? डायरेक्टर तुम ही रहना और लीड रोल के लिए मुझे और वहीदा रहमान को कास्ट करो। एम सादिक तो चाहते ही थे कि कुछ ऐसा ही हो, तो वो फौरन तैयार हो गए। इस फिल्म का नाम था 14वीं का चांद। आंखें हैं जैसे मैं के आले भरे हुए। मोहम्मद रफ़ी वाली बात पर आने से पहले आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए गुरुदत्त ने संगीत देने के लिए रवि को चुना था। वो इससे पहले अपनी फिल्मों में ओपी नैयर और एसडी बर्मन को बतौर संगीतकार ले चुके थे। इनके मुकाबले तब रवि जी का नाम बड़ा नहीं था, लेकिन गुरुदत्त को टैलेंट की कदर थी। वो रवि जी की प्रतिभा को जानते थे और उनकी उम्मीद के मुताबिक ही रवि जी ने इस फिल्म में ऐसा संगीत दिया कि लोग वाह वाह कर उठे। की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। गुरुदत्त को याद करते हुए रवि ने विविध भारती पर कहा था कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गुरुदत्त ने मुझे फोन किया था और कहा था कि वो अपनी अगली फिल्म में मुझे म्यूजिक डायरेक्टर लेना चाहते हैं।
रवि बताते हैं कि फोन आने के बाद मैं उनसे मिलने चला गया। गुरुदत्त ने मुझसे पूछा कि क्या शकील को गीतकार लेना उचित रहेगा। तब मैंने कहा था कि शकील साहब तो बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन क्या वो नौशाद साहब के अलावा किसी और के साथ काम करना पसंद करेंगे। नौशाद और शकील बदायूनी की जोड़ी खूब मशहूर थी। शकील साहब से हम लोग मिले, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हमारी फिल्म में गाने लिखने के लिए तैयार हो गए। गुरुदत्त साहब से फिल्म के गाने डिस्कशन करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो शकील साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैंने नौशाद साहब के अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया है, प्लीज़ मुझे संभाल लेना। सोचिए, जिस शायर ने इतने कालजयी गाने लिखे हों, अपने काम को लेकर वो कितने सीरियस थे और बर्ताव में कितना विनम्र। इन गानों के लिए जब गायक की बात आई तो जाहिर है रफ़ी साहब को ही लेना था। उनसे औपचारिक बात होने के बाद रिहर्सल और रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई। लेकिन जिस दिन रिहर्सल शुरू होनी थी उस दिन वक्त पर रफ़ी साहब पहुंचे ही नहीं। ये रिहर्सल पाली हिल में गुरुदत्त के घर पर ही होनी थी। रिकॉर्डिंग अगले दिन थी। निर्देशक एम सादिक, संगीतकार रवि, तमाम साजिंदे और गुरुदत्त साहब इंतजार कर रहे थे। ज्यादा देर हो गई तो गुरुदत्त ने मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाने के लिए अपने भाई को उनके घर बांद्रा भेज दिया। वहां उन्हें बताया गया कि रफ़ी साहब तो घर पर नहीं हैं और ताड़देव इलाके के फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गुरुदत्त के भाई ये सुनकर वापस लौट आए। जब उन्होंने गुरुदत्त को ये बात बताई तो उनको गुस्सा आ गया कि रफ़ी साहब यहाँ आने के बजाय कहीं और बिजी हैं। गुस्से में उन्होंने अपने भाई को ताड़देव भेजा और कहा कि अपनी कार से मोहम्मद रफ़ी को लेकर आए। जब वो ताड़देव पहुंचे तो रफ़ी साहब उनको रिकॉर्डिंग रूम में दिख गए। गुरुदत्त के भाई ने हाथ से इशारा कर रफ़ी साहब को बुलाया तो रफ़ी साहब ने भी इशारे से उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफ़ी साहब आए और उनको इंतजार करवाने के लिए अपने स्वभाव के मुताबिक माफ़ी भी मांगी। रफ़ी साहब ने बताया कि दरअसल जिस फिल्म के लिए ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है उसके निर्माताओं को आज ही मद्रास लौटना है। उन्होंने अंतिम समय में मुझसे अनुरोध किया था, इसलिए मुझे इस रिकॉर्डिंग को आज ही खत्म करना पड़ा। गुरुदत्त के भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, अब चलते हैं। तो रफ़ी साहब बोले, तुम आगे बढ़ो, मैं अपनी कार में तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। जब दोनों गाड़ियां पाली हिल पहुंची तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गुरुदत्त से भी देरी के लिए माफ़ी मांगी। गुरुदत्त तो उस वक्त शांत रहे और एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन निर्देशक एम सादिक ने रफ़ी साहब को ताना मारते हुए कहा कि ऐसा लगता है आपके पास बहुत सारा काम है जिससे आपको टाइम नहीं मिल रहा। इस पर रफ़ी साहब ने विनम्रता से कहा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस फिल्म के कारण मैं लेट हो गया वो फिल्म बहुत बड़ी है, उसका टाइटल ससुराल है और आज मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो वाकई बहुत अच्छा है। रफ़ी साहब की बातें सुनकर एम सादिक और संगीतकार रवि ने कहा, अच्छा ज़रा हमें भी तो सुनाइए, क्या गाना था ये। तब रफ़ी साहब ने उन्हें वो गाना सुनाया जिसकी रिकॉर्डिंग के कारण उन्हें देर हो गई थी। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को की नजर ना लग। गाना सुनाने के बाद रफ़ी साहब ने पूछा, कहिए कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आया ये गाना। चश्मे बद्दू। तब इतनी देर से खामोश बैठे गुरुदत्त साहब ने कहा, ठीक है ये गाना काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारा गाना इससे भी अच्छा है। उनकी बात सुनकर रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए और बोले, सही है, अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो हर गाना अच्छा होता है। इस बातचीत के बाद रिहर्सल शुरू हो गई। इस गीत में शकील बदायूनी ने प्रेमिका की तारीफ करते हुए मोतियों की तरह शब्दों को पिरोया था। जब रिहर्सल खत्म हुआ तो रफ़ी साहब ने गुरुदत्त की बातों से सहमति जताई और कहा कि वाकई ये गाना तो निश्चित रूप से उस गाने से काफ़ी बेहतर है। मस्ती है जिसमें प्यार वो शराब हो। जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो दोनों ही गाने बहुत लोकप्रिय हुए। दोनों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। 14वीं का चांद उस साल की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। मुस्लिम परिवेश की इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके सभी गाने लोगों को खूब पसंद आए। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं, हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिल। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। इससे पहले गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल कामयाब नहीं हो पाई थी। जब 14वीं का चांद बम्पर हिट हो गई तो गुरुदत्त जी ने रवि जी से कहा, लाइफ में यार क्या है, दो ही चीजें तो हैं, कामयाबी और हार।
इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार फिल्मी कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।